वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। दोस्तों, ये गाना तो आपको याद ही होगा। ये दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं, ये कोई बस सिकंदर से ही सीखे। उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया जीतकर अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। उस समय पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। आज भी जब कभी दुनिया के महान योद्धाओं की बात होती है तो सिकंदर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर ने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था और अब वो भारत को भी जीतना चाहता था। लेकिन सिकंदर की यह चाहत हमारे देश के एक महान योद्धा, एक महान राजा की वजह से पूरी ना हो सकी। कौन था वो राजा या कैसे इन्होंने सिकंदर के इरादों को नाकाम किया, आगे हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये सिकंदर कौन था। दोस्तों, सिकंदर यूनान का निवासी था और उसका जन्म 356 ईसा पूर्व को पेला में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना और उस वक्त सिकंदर की उम्र महज 19 साल की थी। मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का मकसद बना लिया और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और हर ताकत को खत्म करता चला गया। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सिकंदर के सामने घुटने टेक रही थी, वहीं दूसरी ओर छोटी से छोटी रियासतों ने भी अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया और उसको अपना राजा मान लिया। उस समय दुनिया में कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आ रहा था जो उसको हरा सके या उसकी टक्कर ले सके, सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का एक राजा था जिसका नाम था पोरस। हालांकि हमारे इतिहासकारों ने पोरस के साथ कुछ खास इंसाफ किया नहीं और इसके बारे में हमें भारतीय इतिहासकारों की बजाय ज्यादातर यूरोपीय इतिहासकारों से जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास में पोरस राजा को लेकर जानकारी तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सही मायनों में होनी चाहिए थी। चलिए राजा पोरस के बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पोरस एक प्राचीन भारतीय राजा थे जिनका क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ था। उनका उल्लेख केवल ग्रीक स्रोतों में मिलता है। कहा जाता है कि वे असाधारण कौशल वाले योद्धा थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए उस युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइटपेट कहते हैं। ये युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लग गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। मतलब कि जिस वक्त सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, उसी समय भारत में भी राजा पोरस नाम की एक नई ताकत उभर रही थी। राजा पोरस ने धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले और बादशाहों को हराकर अपनी ताकत का विस्तार कर लिया था। राजा पोरस के लोग ईरान के बादशाह दारा को टक्कर देने की मांग करने लगे थे। ईरान को राजा पोरस का पड़ोसी माना जाता था और आपको बता दें कि ईरान की सल्तनत इतनी मजबूत थी कि दारा को सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने वाला दूसरा इंसान माना जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को ये सल्तनत हासिल करने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी थी और जिसके लिए सिकंदर धीरे धीरे ईरान के बॉर्डर पर पहुंच गया था। दोस्तों, जब सिकंदर और ईरान के बीच खतरनाक लड़ाई हुई तो ईरान के बादशाह दारा ने अपने पड़ोसी राजा पोरस को खत लिखकर मदद मांगी। खत पढ़ते ही राजा पोरस ने अपनी तरफ से हाथियों का एक जस्ता ईरान की तरफ भेज दिया, लेकिन सिकंदर के जासूस से उसे पहले ही खबर मिल गई और पोरस की भेजी हुई मदद के ईरान के पहुंचने से पहले ही सिकंदर ने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे ईरान की ज्यादातर फौज मारी गई और ईरान की बाकी बची हुई फौज ने खुद से ही ईरान के बादशाह दारा को मार दिया और सिकंदर को अपना बादशाह मान लिया। राजा पोरस की तरफ से ईरान वालों को भेजी गई मदद को देखकर सिकंदर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ईरान के बाद अभी भी एशिया में एक ऐसी ताकत है जो मेरे सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो सकती है। इसलिए सिकंदर ने यह तय किया कि वह इस ताकत को भी खत्म करके ही वापस लौटेगा। ईरान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से होता हुआ भारत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कबीलों को अपनी हुकूमत में लेते हुए सिकंदर आगे बढ़ता चला गया। सिकंदर के भारत की सीमा में घुसते ही तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत किया
उसके लिए एक जश्न का इंतजाम किया जिसमें सारी रात शराब और नाच गाना हुआ। राजा आम्बी ने सिकंदर को मदद के लिए 5000 हाथी और कुछ सिपाही भी उसकी सेना में शामिल कर दिए। दोस्तों, राजा आम्बी के अलावा बाकी छोटे छोटे राजाओं ने भी सिकंदर का सपोर्ट किया या फिर चुपचाप बैठकर राजा पोरस की बर्बादी का तमाशा देखने का फैसला किया। दस्तूर के मुताबिक राजा पोरस के दरबार में सिकंदर ने अपना एक आदमी भेजा। उसने राजा पोरस से कहा कि अगर वह सिकंदर को अपना राजा मान ले तो बादशाह उनसे जंग नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें आराम से अपना राज्य करने देंगे और चुपचाप चले जाएंगे। राजा पोरस ने उसकी बात ठुकरा दी, जिसकी वजह से सिकंदर गुस्सा हो गया और अपनी फौज लेकर पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन पानी से पूरी तरह भरी झेलम नदी ने सिकंदर का रास्ता रोक दिया। नदी के उस पार अपनी पूरी फौज लेकर राजा पोरस भी सिकंदर का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इतिहासकारों का मानना है कि पोरस के पास सिकंदर से ज्यादा बहादुर सिपाही थे जो अपने देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। इसके अलावा पोरस की फौज में 300 ऐसे खास हाथी थे जिन्हें खास तौर से जंग के लिए तैयार किया गया था और उस वक्त हाथियों को जंग का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता था। आखिरकार अपनी होशियारी और सूझबूझ से एक रात सिकंदर झेलम नदी को पार करने में कामयाब रहा। नदी पार करते ही सिकंदर का सामना पोरस की एक छोटी सी सेना से हुआ जिसका कमांडर पोरस का अपना ही बेटा था। इस सेना को सिकंदर ने बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई शुरू हुई। आपको ये भी बता दें कि ये लड़ाई इतिहास की इकलौती ऐसी लड़ाई थी जिसमें टाइम तय किया गया था कि सूरज निकलने से सूरज डूबने तक लड़ाई होगी, रात में कोई लड़ाई नहीं होगी। शुरू में तो सिकंदर और उसकी सेना राजा पोरस और उसकी सेना पर भारी पड़ गए, पर बाद में राजा पोरस ने जैसे ही अपने हाथियों को जंग में उतारा, लड़ाई का रुख एकदम से बदल गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सिकंदर की सेना ने हाथियों की सेना से मुकाबला किया हो। थोड़ी ही देर में सिकंदर की सेना घबरा गई और हाहाकार मच गया, मगर इस बार भी सिकंदर ने अपनी होशियारी से लड़ाई का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि हाथियों की आंख पर निशाना लगाएं और कुछ सैनिकों को जलती हुई मशाले देकर हाथियों के करीब भेज दिया, जिससे हाथी पागल हो गए और वो अपनी ही सेना को मारने लगे। कहते हैं पोरस के हाथियों ने उसकी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया जितना सिकंदर की फौज भी नहीं पहुंचा पाई थी। युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से मैदान में कीचड़ हो गया, जिससे राजा पोरस के रथ के पहिए कीचड़ में फंस गए, मगर राजा पोरस ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला करते रहे। ये लड़ाई करीब करीब 8 घंटे चली। लड़ाई में सैनिकों से लेकर राजा पोरस व सिकंदर सभी पूरी तरह से घायल हो गए। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुसेफालस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पोरस तलवार लिए खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पोरस टिटक गया। ये डर नहीं था, बल्कि ये आर्य राजा का छात्र धर्म था कि किसी निहत्थे आदमी को या राजा को यूं ना मारा जाए। सिकंदर की सेना का मनोबल इस युद्ध के बाद लगभग टूट सा गया, क्योंकि राजा पोरस के आगे से सिकंदर को उसके सैनिक किसी तरह लेकर भाग तो चले गए, पर इसका असर ये हुआ कि इस युद्ध के आगे बढ़ने से लगभग सभी ने इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला लिया। सिकंदर की तरफ से जंग बंद करने की अपील की गई, लेकिन राजा पोरस ने अपील ठुकरा दी। राजा पोरस का एक दोस्त था, मगर वो पहले ही सिकंदर से जा मिला था। उसको पोरस के पास भेजा गया। उसके समझाने के बाद राजा पोरस ने लड़ाई बंद करने को तैयार हो गए। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पोरस को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। सिकंदर अपने घोड़े की मौत से बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने झेलम नदी के किनारे अपने घोड़े के नाम पर एक गांव भी बसाया। युद्ध में सिकंदर को हर तरह से हार का सामना करना पड़ा और अंततः वो भारत से वापस चल पड़ा। भारत से वापस लौटते समय रास्ते में सिकंदर की मौत हो गई और एक बहादुर विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला इंसान इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है, सिकंदर महान था या हमारे देश का राजा पोरस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।